relative role of heredity and environment on development. So basically इस चैप्टर में क्या है कि एक स्टूडेंट की या एक चिल्ड्रन की या एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी का क्या रोल है और एनवायरनमेंट का क्या रोल है। हेरिडिटी उसका अपना इफेक्ट है। अब एक बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसकी डेवलपमेंट है, उसकी जीन्स में ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। जो जीन्स हैं वो आपके डिसाइड करते हैं कि यस आपकी हाइट इतनी होगी, आपका वेट इतना होगा, इतना कलर ऑफ आइज होगा, ये टेक्सचर होगा, आपकी स्किन टोन ऐसी होगी, कॉम्प्लेक्शन ऐसा होगा, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा होगा, आपके ब्रेन सेल ऐसे होंगे। दैट्स ऑल हेरिडिटी। और जो है एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है या फिर आपकी जो ग्रोथ है उसमें वो कैसे इनपुट डालता है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट है तो एक एवरेज चिल्ड्रन भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। अगर एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा नहीं, उसे बच्चे को दिया ही ना जाए तो एक इंटेलिजेंट बच्चा भी वहां पे यूजलेस हो जाएगा। तो सो एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेरिडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जीन्स नहीं है, वैसे जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका भी कोई वो नहीं आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। So first of all, meaning of heredity. So as you know, heredity क्या है? आपके genetic structure से related. तो a cat gives birth to a kitten, a cow to a calf, and human being to a baby. ठीक है? The members of one species resemble each other and possesses characteristics that are common to their species. So जो कैट है उसने भी, उसके भी जो आगे बच्चे होंगे वो भी कैट ही होंगे, है ना। काउ के काफ होंगे, ह्यूमन बींग्स के भी बेबी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बींग के कैट हो जाएंगे बच्चे, नहीं होंगे ना इस तरह से। Why? Because the genes are there. जो आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, आगे आपके जो बच्चा होगा उसके अंदर भी वही जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, वो भी ह्यूमन बींग ही होगा। So one species resemble each other. So that is because of heredity. Now the question arises, what is that which is responsible for a particular type of body, shape, and other likewise characteristics in the members of the going further, we find that there are individual difference even in the members of the same species. ठीक है, basically सब एक जैसे हैं लेकिन फिर भी different हैं। A child resembles his sister, brothers, parents, grandparents, and other members of the family more than the people unrelated to him at all. What is that which causes such similarities and dissimilarities? The answer usually referred to is heredity, which means that an offspring inherits most of the personality traits of his parents and other forefathers, which makes him resemble them. It is in this sense that Douglas and Holland defined heredity in the following words. One's heredity consists of all the structure, physical characteristics, functions, or capacities derived from parents, other ancestry or species. ठीक है, तो हेरिडिटी बेसिकली यही है कि आप जो अपने पेरेंट्स से जो जीन्स जो ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, उसमें उनके कंप्लीट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक देयर अपीयरेंस, देयर स्ट्रक्चर, देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग, उनकी कैपेसिटीज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जेनेटिकली आपको ट्रांसफर होते हैं। पेरेंट्स ट्रांसफर दिस थिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। So that's why there is similarity between the brothers and sisters, or you can say there is similarity between the child and mother or father. So this all happens because of heredity. So heredity is very important. Basically, all the characteristics are transferred from parents to their offspring. तो हेरिडिटी में अब ये हो जाएगा। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, you have to write the meaning of heredity in a simple form plus definitions. Here this is one of the definition. Then comes structure, physical characteristics, functions or capacities derived from parents, other ancestry or species. ठीक है, तो हेरिडिटी बेसिकली यही है कि आप जो अपने पेरेंट्स से जो जीन्स जो ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स को,
उसमें उनके कंप्लीट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक देयर अपीयरेंस, देयर स्ट्रक्चर, देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग, उनकी कैपेसिटीज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जेनेटिकली आपको ट्रांसफर होते हैं। पेरेंट्स ट्रांसफर दिस थिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. So that's why there is similarity between the brothers and sisters, or you can say there is similarity between the child and mother or father. So this all happens because of heredity. So heredity is very important. Basically, all the characteristics are transferred from parents to their offspring. तो हेरिडिटी में अब ये हो जाएगा. तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, you have to write the meaning of heredity in a simple form plus definitions. Here, this is one of the definition. Then comes, when does a child inherit such personality characteristics from his parents or forefathers, and how this process in inheritance is performed? What head in such inheritance? These are some of the basic questions which need some clarification at this stage. For the answers, let us to understand how life begins. So basically, ये क्यों है, क्यों ये सारे genes आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, why ये सारे characteristics आगे पास आउट हो रहे हैं, उसके बारे में. So how life begins? Life in actual sense begins with the conception, approximately 9 months before birth. The mechanism of conception is explained below. The male and female reproductive organs produce germ cells. In the males, their testes produce the male germ cells, the spermatozoa, while in females, their ovaries produce the female germ cells, the ova. Life is the result of the union of these male and female cells. As a result of coitus at the time of mating, the male germ cells, numerous in numbers, try to come in contact with female germ cells. The male germ cells are deposited at the mouth of the uterus and try to make contact with a single ovum. Out of so many spermatozoa, only one sperm establishes contact with the ovum and makes it fertilized. The fertilized ovum is the beginning of the life, which starts the process of the child development in the mother's womb. So you all know regarding this process कि मेल के जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म्स हैं, जो फीमेल के ओवम है, ओवा जो एग जिसे हम कहते हैं, उसके साथ जब वो यूनाइट होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड दैट फर्टिलाइजेशन एक चाइल्ड की जो स्टार्टिंग है जिसे हम कहते हैं कंसेप्शन हुआ है, तो वहां से मदर की वोम से चाइल्ड डेवलप होता है. So here comes the twins and heredity. Normally, at the time of fertilization, single ovum is fertilized by a sperm of the male. It results in the birth of a single offspring at one time. But sometimes this normal function is disturbed, and there are cases of multiple births, the birth of two or more offspring at a time. The birth of twins is one of such cases where two individuals are born at the same time. There are two distinctly different types of twins, namely identical twins and fraternal twins. So twins, you all know कि कई बार क्या होता है, जो sperm होता है वो जो fertilize होता है ovum के साथ, तो it depends the way it fertilize, तो उस कारण twins, two babies at the same time वो develop हो जाते हैं. तो there are two type of twins. First is identical twins and the second one is fraternal twins. In identical twins, usually fertilization of one ovum by one sperm produces the offspring. Sometimes, however, it is so happens that when the ovum splits as a result of fertilization, the two parts fail to unite together. The result is that each part develops into complete individual. The twins formed thus are called identical because they exactly carry the same genes. They possess almost the same characteristics and are definitely of the same sex. तो बेसिकली वही है कि अगर आपका जो ओवम है, जो ओवम से स्प्लिट टू में हो जाता है, एंड जो स्पर्म है वो क्या कहते हैं, वो भी वही यूनाइट करता है, तो वो जो ओवम स्प्लिट हो जाता है तो उसमें बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो बिल्कुल सेम होंगे दोनों में. बेसिकली उसका वो स्प्लिट दो में हो गया है, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस. Then comes fraternal twins. Normally, in the ovary of the human female during each menstrual period, only one ovum is matured, but it may happen that two or more ova may mature simultaneously.
and be fertilized at the same time by two different sperms. The result is that two different zygotes are produced. The individuals thus produced are known as the fraternal twins or non-identical twins. They have different combination of chromosomes and genes as both ova are fertilized by different sperms. Fraternal twins therefore are sure to differ in many traits. Like the identical twins, they need not belong to the same sex. They may belong to the same or opposite sex. तो इसमें क्या है कि आपके पास जो ओवरी है वो उसमें जो ओवम है वो सिंगल नहीं है, वो एक या दो ओवम मैच्योर हो गए हैं, तो वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों ओवम के, तो दैट्स व्हाई फ्रेटर्नल ट्विंस आर। जिसमें सेम सेक्स भी हो सकता है, डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है, एंड उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। दिस इज ऑल अबाउट heredity. So basically you have to write about regarding the meaning, definition, and little bit about this identical twins, fraternal twins, or what the things are. The main thing is the laws of heredity. You have to mention what are the laws of heredity. So there are three laws. First is like begets like, and the second is law of variation, and the third is law of regression. जो लाइक बेगेट्स लाइक मीन्स जैसे बेगेट है वैसा ही आगे उसका बच्चा भी बेगेट ही होगा। तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो आगे ह्यूमन बींग्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर ही होते हैं जो चिल्ड्रन के पेरेंट्स के साथ। तो इसलिए फर्स्ट लॉ इज लाइक बेगेट्स लाइक। दूसरा लॉ ऑफ वेरिएशन, उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत रेप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस कारण मे बी वी कैन से पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े ब्लैक हैं लेकिन बच्चे जो हैं थोड़े गोरे निकल रहे हैं, या पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, डल हैं। तो वेरिएशन कैन बी देयर। दिस इज द सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होगा? सो देयर इज द टेंडेंसी फॉर द चिल्ड्रन of very bright parents to be less bright than their parents, and a comparable tendency of the children of very inferior parents to be less inferior. Regression हो रहा है, मीन्स कोई जो भी क्वालिटी पेरेंट्स में है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है बच्चों में, वो उससे थोड़ी कम है, ठीक है। अगर पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चे बिल्कुल डल नहीं है, वो लॉ ऑफ वेरिएशन आएगा, इसमें थोड़े कम ब्राइट है, उतने नहीं है जितने पेरेंट्स हैं। सो पहला लाइक बिगेट्स लाइक, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही बच्चे हैं। दूसरा लॉ ऑफ वेरिएशन मींस पेरेंट्स हैं जैसे उनके बिल्कुल ऑपोजिट बच्चे निकल रहे हैं, वेरिएशन इज देयर। एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन में आता है कि जो पेरेंट्स हैं उसे रिग्रेशन है, लोअर लेवल पे है। अगर पेरेंट्स ब्राइट हैं तो बच्चे उनसे थोड़े कम ब्राइट हैं। सो यू हैव टू मेंशन दिस थिंग, law of heredity. Then you will write about the mechanism of heredity, where mating take place, fertilization is there, chromosomes is there, genes, how the sex is formed. A little bit you have to give the heredity. You have to explain how the process goes on. What is the basic mechanism of heredity? So this is regarding heredity, how the genes makes a child to a development form. So next comes relative role and importance of heredity in environment in development. So there are arguments in favor of heredity in environment. बहुत सारे arguments हैं कि heredity ज़्यादा important है बच्चे की development के लिए या environment. Showing the relative importance of one or the other have given birth to an intangible controversy. On the one end, are the hereditarians who claim that heredity is all in all. It decides that sets everything about the personality of an individual. ठीक है, तो हेरिडिटी ही जो लोग हैं जो हेरिडिटेरियन है, जो स्टडी कर रहे हैं हेरिडिटी की, वो कह रहे हैं कि हेरिडिटी ही डिसाइड करता है बच्चे की पर्सनालिटी का, तो हेरिडिटी से ऊपर कुछ नहीं है। No amount of education or training can change the individual from what he is or has been in his ancestral beings. तो वो कह रहे हैं कितना मर्जी आप ट्रेन कर लो, जितनी मर्जी एजुकेशन दे दो, वो बच्चा वैसे का वैसा ही रहेगा। The hereditarians say so. Education to them is futile. The function of education or environment in the making of the personality, according to them, can be compared to the polishing or painting of the wooden furniture. तो वो इस तरह से बात करते हैं कि जैसे हम जो एजुकेशन ट्रेनिंग वो थोड़ी बहुत ऊपर पॉलिशिंग और पेंटिंग ही है, बेसिकली उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बच्चा उतने ही लेवल पे वो डेवलप होगा।
एंड ये हेरिडेटेरियन के व्यूज हैं। एनी पॉलिश और पेंट कैनॉट चेंज द बेसिक क्वालिटीज ऑफ द वुड used in the furniture. It only improves its appearance and increases its life a little. वही उनको ये कहना है कि जो अंदर का जेनेटिक स्ट्रक्चर है वही रहेगा। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है, थोड़े बहुत उसकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एक आउटवर्ड, लेकिन इंटरनल जो है वो वैसा ही रहेगा। This is the view of hereditarians. The environmentalists, on the other hand, are the opinion the heredity does not in any way affect the growth and development of an individual. Man is the product of his environment. He is what his environment has made him. There is nothing like definite hereditary characteristics or inherited qualities. तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हेरिडिटी में दे दिया पर्सन वैसा ही बनेगा। द पर्सन जो भी बना है, जो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग, वो एनवायरनमेंट ने बनाया है, जैसा उसे एनवायरनमेंट मिलता है वो वैसा ही बन जाता है। इट इज ऑल अबाउट हिज एनवायरनमेंट। व्हाट अ मैन हैज डन अनदर मैन कैन आल्सो डू इफ ही गेट्स फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। वही आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे तो वो भी उतना ग्रो कर सकता है। Watson, one of the prominent environmentalists, went much ahead. He declared, "Give me any child, I will make him what you desire." वो कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा दे दो तो वो हायर लेवल पे या लोअर जैसे भी अपनाना चाहते हो वो बन सकता है। Thus, according to the environmentalist, environment is all in all. The growth and development of an individual is the net result of his environment. तो what environmentalist वो बिल्कुल हेरिडिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एनवायरनमेंट का ही रोल है, जैसे मर्जी हेरिडिटी हो, जैसे मर्जी जीन्स हो, लेकिन पर्सन को हम जो बनाना चाहते हैं वो बन सकता है अगर उसे प्रॉपर वैसा एनवायरनमेंट और वैसी अपॉर्चुनिटीज दी जाए। This is heredity, the passing of genetic traits from parents to offsprings. So both hereditarians and environmentalists have engaged themselves in the psychological experimentations since time immemorial. They put forward their experiment in support of their viewpoint. देखिए फिर दोनों का एक तरह से क्लैश हो रहा है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। तो उन दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, हेरिडिटेरियंस ने अपने किए और एनवायरमेंटलिस्ट्स ने अपने किए, so that they can come to the conclusion exactly what it is. एक बच्चे का, एक चाइल्ड का डेवलपमेंट के लिए किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। So the first experiment here comes everyday experience. So it is common everyday observation that the children of bright and intelligent parents tend to grow bright and intelligent from the very beginning. On the other hand, the history of dull and stupid adults reveals a record of dullness and stupidity in childhood. तो वो ये है कि हम जैसे देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट है, तो उनके बच्चे भी उन्होंने देखा कि काफी ब्राइट है, और जिनके पेरेंट्स भी स्टूपिड हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही डल एंड स्टूपिड है। तो ये क्या है, ये हेरिडिटी का इफेक्ट है बेसिकली। लाइक जैसे हेरिडिटी थ्रू जीन्स, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो वो बच्चे भी बन रहे हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा है कि हेरिडिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर, जिस कारण बच्चों के मेन इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ता है। देन इज बायोग्राफीज। These all experiments were conducted by the hereditarians and environmentalists. So biographies of great men. Biographies of great men like Swami Ramatratha, Lala Hardayal, Ramanujam, Vivekananda, Sir Francis Galton, they were bright from the very beginning. तो हम अगर बायोग्राफीज की बात करते हैं कि ये सारे जितने भी ग्रेट पर्सन हैं वो शुरू से ही ग्रेट हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। उनके जो आगे हम कहेंगे अगर उनके पेरेंट्स को भी देखा जाए तो वो भी ग्रेट थे। दैट्स व्हाई दे इनहेरिटेड द जीन्स एंड दे आर ग्रेट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से एनवायरनमेंट मिला और वो एकदम से ग्रेट एक्टिविटी करने लगे। सो बिल्कुल फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली वी कैन सी सच रिमार्केबल डिफरेंसेस। दिस शोज कि उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में ही कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज थी जिस कारण वो ग्रेट पर्सन्स आगे जाकर बड़े होकर बने। तो क्योंकि वो बचपन में ही कुछ ना कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते थे। Then comes experiments on feeble-minded. So there was some experiment they conducted on feeble-minded persons. Various studies revealed that about 80% of feeble-mindedness is inherited.
सो जो फीबल माइंडेड है, जो कंफ्यूज्ड पर्सन है, जिनका डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं है, अपनी लाइफ को लेके भी राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं फीबल में, उनके पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा गया कि वो बेसिकली उनके आगे जो पेरेंट्स थे वो भी फीबल माइंडेड थे। Then comes studies of family histories. Here, through the examples of the study of some families, we should prove that the characteristics of the parents pass on to their children too. तो कुछ फैमिली की हिस्ट्रीज को कलेक्ट किया गया और उससे बताया गया, देखा गया कि वाकई में जो फैमिली हिस्ट्री में देखा जा रहा था वो आगे बच्चों में भी पास हो रहा था। तो इसमें आपने मेंशन करनी है कौन कौन सी फैमिली हिस्ट्रीज थी। सो फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री इज वेजवुड डार्विन गैल्टन स्टडी। सो गैल्टन ने स्टडी किया था एक फैमिली में नोन एज वेजवुड डार्विन गैल्टन फैमिली, और उसने कंक्लूड किया कि देयर वर फैमिलीज इन व्हिच मोस्ट ऑफ द मेन वर मेन ऑफ एमिनेंस एंड ग्रेट रेपुटेशन। जो पर्सन ग्रेट रेपुटेशन के थे, जैसे कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, स्कॉलर्स, और on the other hand, there were certain families in which most of the members were feeble-minded, जो कि criminals या imbeciles इस टाइप के लोग थे। This shows that natural endowments, intelligence and other mental abilities are inherited. तो उन्होंने देखा कि आगे जो उनके बच्चे थे वो भी वैसे ही नहीं ब्राइट थे या फिर वो नहीं फीबल माइंडेड थे। तो you have to mention this thing, Wedgwood, Darwin, Galton study. Then comes Carl Pearson study. सो कार्ल पियर्सन स्टडी ने क्या किया, उन्होंने गैल्टन की स्टडी को आगे एक्सटेंड किया एंड फाउंड द सेम रिजल्ट्स। सो इन वन ऑफ द फैमिली ही फाउंड दैट फॉर द 5 successive generations the members of that family had a place in the Royal Society of England. तो जो रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड 5 जनरेशन तक वो फैक्टर चलता आया और उनमें बच्चों में वो सारी क्वालिटीज दिखती रही जो स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स में थी। तो दिस मींस द जीन्स जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं और क्वालिटीज भी आगे इनहेरिट हो रही हैं। देन कम्स ड्यूक फैमिली स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूक फैमिली की उन्होंने जो स्टडी की थी डगडेल ने की थी, इट वाज कंडक्टेड बाय डगडेल। सो ड्यूक वाज ए शिफ्टलेस हंटर, एक हंटर था एंड फिशर था। उस सन्स, उसके जो बच्चे थे वो सन्स मैरिड वुमन ऑफ वेरी डीजेनरेट फैमिली। उनके उसके बच्चों ने क्या किया कि बहुत ही लोअर लेवल की फैमिली से शादी की। It was found that most of the descendants were of low intelligence, criminals, paupers और prostitutes. तो उन्होंने देखा कि जो आगे उनके बच्चे भी थे वो भी बेसिकली ऐसे लोअर लेवल के इंटेलिजेंस और क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व थे। सो ड्यूक फैमिली की स्टडी से भी पता चलता है कि द जीन्स वर इनहेरिटेड, क्योंकि जो उनके बेटे थे उन्होंने काफी लो फैमिली से शादी की थी एंड देन द जो आगे जो जनरेशन हुई वो भी ऐसी लोअर लेवल पर हुई। देन अनदर एक्सपेरिमेंट वाज कालिकक फैमिली स्टडी। सो कालिकक जो फैमिली की स्टडी की थी, इट वाज स्टडीड बाय गोडार्ड ने की थी। अकॉर्डिंग टू हिम कालिकक वाज अ सोल्जर, एक सोल्जर था कालिकक हु मैरिड 2 वुमेन, जिसने 2 शादियां की थी। First was feeble-minded girl, and then later he married a girl of good stock. Means एक intelligent थी और एक feeble-minded थी। So from the first lady उसके 480 descendants की study की, and from the second lady there was 496 descendants. ठीक है, तो पूरे आगे से आगे generations तक study की। It was found out that from the first lady जो intelligent थी, वो उनके जो बच्चे थे that rose to the position of high rank, बहुत अच्छे रैंक पे थे। Most of them were एंड द अदर वन जो थी डिसेंडेंट्स, उनके जो बच्चे थे वो फीबल माइंडेड थे, मोरली लो थे, सेक्सुअली इमोरल थे और इलेजिटिमेट थे। सो लार्ज नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स की स्टडी करने के बाद पता चलता है कि किस तरह से आपके जीन्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेडी थे जो इंटेलिजेंट थी, उसके जो बच्चे वो आगे जाके डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर, अच्छे रैंक्स होल्ड किए एंड दे वर डेवलप्ड। और जो दूसरे थी जो फीबल माइंडेड थी, उनके बच्चे बिल्कुल लो लेवल के क्राइम और गलत चीजों में थे। सो द नेक्स्ट वाज एडवर्ड फैमिली स्टडी। एडवर्ड में विंशिप ने की थी एडवर्ड फैमिली की स्टडी और उसने भी यही देखा कि जो नेचुरल एबिलिटीज है वो इनहेरिट होती हैं। क्लियर? सो हमने ये थी सारे एक्सपेरिमेंट्स थे
that comes under this studies of family histories. You have to mention all these experiments here. So then there was study of twins, जैसे कि अभी हमने किया था आइडेंटिकल ट्विन, फ्रैटर्नल ट्विन। तो ट्विन से ये पता चलता है कि चाहे आइडेंटिकल है तो उससे पता चल रहा है कि अंदर का जो जीन स्ट्रक्चर है अगर वो सेम है तो वो भी आगे जो आइडेंटिकल में दोनों ट्विन्स सेम है तो जीन्स सेम है तो आगे बच्चों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर मेंटल लेवल भी वो भी सेम नजर आ रहा है। ठीक है, फ्रैटर्नल ट्विन्स में अगर देखा जाए तो उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो वो जो सेम पेरेंट्स के हो रहे हैं लेकिन उसमें भी डिफरेंस है। तो हेरिडिटी थ्रू बेसिकली थ्रू जीन्स ओनली आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हो रहे हैं। देन वाज द ब्लड रिलेशनशिप एंड एबिलिटीज। तो ये भी देखा गया कि जो ब्लड रिलेशन में ज्यादातर हम ये देखते हैं कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स हैं या ट्विन्स हैं या सिबलिंग्स हैं जो भी हैं ये सब जो जेनेटिकली है और मोस्ट हम देखते हैं कि काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलरली होते हैं। So this was regarding heredity experiments. So here's some the summary of the role of heredity in human development. The first is influence on physical development. So Carl Pearson is of the view that the height of the child is influenced by the height of the parents. ठीक है ना, तो बेसिकली वही है जीन्स के थ्रू ही आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट है जेनेटिकली ही आपका डिसाइडेड है कि आपका ये बॉडी स्ट्रक्चर और ये सारे जीन्स इस तरह के डिजीजेस भी हो सकते हैं ये भी ऑलरेडी जीन्स में डिसाइडेड है आपका कलर एवरीथिंग। सो थ्रू हेरिडिटी आपका फिजिकल लेवल जो है वो डिसाइडेड है। इन्फ्लुएंस ऑन द इनेट पावर बाय द ओपिनियन दैट innate power of the child is determined by heredity. So थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो आपके innate power है आपके अंदर की जितनी भी abilities हैं आपका जितना भी potential है capabilities है वो भी heredity को determined है already कि आप कहाँ तक किस level तक जा सकते हैं। Then is influence on character. So Dugdale states that children of characterless parents are generally characterless. He proved this statement by conducting Duke family study. तो वही है जिनके पेरेंट जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए हैं कि अगर फीवर माइंडेड और जिस तरह की उन्होंने वुमेन्स के साथ शादी की तो आगे उनके बच्चे भी वैसे उसी लेवल के ही निकले हैं और जो इंटेलिजेंट वुमेन उनके बच्चे आगे इंटेलिजेंट और प्रोफेशनली स्टेबल नजर आए। Then comes influence on social respect. In the words of Winship, children of noble, eminent and reputed parents attain eminence and reputation. तो वो चीज आगे पास ऑन होती है जैसे ही पेरेंट्स हैं अगर वो एमिनेंट है तो उनके बच्चे भी एमिनेंट हैं। और इसमें आएगा इन्फ्लुएंस ऑन वोकेशनल एफिशिएंसी। तो कैटल ने बिलीव किया था कि जो वोकेशनली अगर पेरेंट्स अच्छे से डेवलप्ड हैं खुद उनका एजुकेशन अच्छा है तो आगे जो जनरेशन है जो आगे उनके बच्चे हैं वो भी अच्छे से वोकेशनली एफिशिएंट ही होंगे। तो नेक्स्ट पास इन्फ्लुएंस ऑन सोशल एस्पेक्ट। सो इसमें भी विंशिप ने ये हमने कर लिया उसने यही कहा कि अगर पेरेंट्स जो हैं अगर सोशली अच्छा उनका रेपुटेशन है तो आगे उनके भी बच्चे भी आगे सोशली वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं। देन वाज इन्फ्लुएंस ऑन ग्रेटनेस। सो ग्रेटनेस में आ जाता है कि अगर पेरेंट डैल्टन ने जैसे स्टडी की थी कि अगर पेरेंट्स जैसे साइंटिस्ट आर्टिस्ट डॉक्टर्स ग्रेट पर्सन है बच्चे भी वैसे ही होंगे।